हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको इकोनॉमिक के सारे डिस्टिंग बिटवीन एक साथ कराने वाले हूँ। ओके, शुरुआत करते चैप्टर 1 से। ओके, माइक्रो एंड मैक्रो में क्या डिफरेंस रहता है, पहले उसका मीनिंग देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमिक, यानी जो माइक्रो रहता है ना, एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी करता है। जो मैक्रो है ना, एक एग्रीगेट, जैसे इसका एग्जांपल क्या रहता है, माइक्रो ट्री, मैक्रो जंगल यानी फॉरेस्ट। ओके, इसका टूल्स क्या है, माइक्रो के इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, तो फिर मैक्रो के क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ओके, इसका स्कोप कैसा है, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इकोनॉमी। ओके, तो मैक्रो के क्या है, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी। ओके, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल, बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजन। ओके, तो फिर मैक्रो के क्या है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और इसमें ये तो इम्पॉर्टेंट है। थेरी क्या है, इसमें तो माइक्रो क्या है, प्राइस थेरी, तो मैक्रो क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये ऐसा भी आता है को रिलेशन में कि माइक्रो का दूसरा मतलब कि दूसरा नाम क्या है, प्राइस थेरी, तो फिर मैक्रो क्या क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके एग्जांपल क्या है, आप इसकी जगह ट्री और इसकी जगह फॉरेस्ट भी ले सकते हैं, पर कोई बात नहीं। इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, इसका क्या है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। ओके, मिलते हैं अगले चैप्टर पे। ओके, अभी ये है चैप्टर 3। चैप्टर 2 में तो डिस्टिंग बिटवीन नहीं है। अभी डिज़ायर एंड डिमांड में क्या फ़र्क रहता है, डिज़ायर रिफ़र करते हैं हमारी विश को, क्या हमको क्या खरीदना है, और डिमांड हमको क्या चाहिए। ओके, हमारी मतलब खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए। ओके, फिर सेकंड पॉइंट क्या है, दे मे और मे नॉट बैक बाय फाइनेंशियल पावर, यानी हमारे पास फाइनेंशियल पावर है या नहीं है। ओके, तो डिमांड में इट शुड बी बाय बैक फाइनेंशियल पावर, इसमें हमारा फाइनेंशियल पावर रहता है। इसके एग्जाम्पल, इसमें वॉकिंग ऑन द मून, हमारी इच्छा है कि चांद पे चलना, पर ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। डिमांड क्या, हमें चीनी चाहिए, शक्कर चाहिए, तो हम ये सब ले सकते हैं। सेकंड, एक्सटेंशन ही एक्सपेंशन होते हैं, और सेकंड क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन यानी देखो, पहला तो इसका मीनिंग लिखने का कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड किसका, कैसे, वेरिएशन ऑफ डिमांड का। कॉन्ट्रैक्शन का भी सेम पॉइंट, ये केस किसका, वेरिएशन ऑफ डिमांड का। ठीक है, इट टेक प्लेस व्हेन क्वांटिटी डिमांड इज मोर, जब डिमांड ज़्यादा तो प्राइस कम। इसमें अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में क्या रहता है, जब डिमांड कम प्राइस ज़्यादा। ओके, इसका मूवमेंट कैसा रहता है, डाउनवर्ड। कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट कैसा रहता है, अपवर्ड। अभी इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या आता है, डिमांड बढ़ना, अदर फैक्टर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। डिक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड गिरना, अदर फैक्टर क्या रहता है, कांस्टेंट्स। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन डिमांड ऑकर व्हेन मोर आर परचेज एट द सेम प्राइस एंड सेम क्वांटिटी, यानी वही प्राइस पे वही क्वांटिटी खरीदते हैं वो लोग, जितना भी प्राइस है। ओके, डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, डिमांड ऑकर व्हेन लेस इज परचेज सेम प्राइस, यानी वही मतलब प्राइस वही रहता है लेकिन क्वांटिटी कम खरीदते हैं। ओके, इसमें क्या रहता है, इंक्रीज इन डिमांड, रिजल्ट क्या क्या उसका रिजल्ट रहता है, इसमें इनकम बढ़ता है, इसमें इनकम गिरता है। इसका इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, इसमें क्या रहता है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसमें क्या है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी इसमें गिरता है, इसमें बढ़ता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें पॉल्यूशन बढ़ता है, इसमें पॉल्यूशन गिरता है। ओके, व्हेन गुड्स आर इन फैशन, इसमें गुड्स जब फैशन में रहे तब बढ़ते हैं, इसमें गुड्स जब फैशन से चले जाते हैं तब गिर जाते हैं। ओके ओके, ये है चैप्टर 3 का 3B, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड और रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक इन इलास्टिक में क्या क्या फ़र्क रहता है। ओके, इन केस द चेंज इन प्राइस लीड टू प्रोपोर्शनेट लार्ज क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब प्राइस चेंज तो डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होता है। ओके, और इसमें क्या रहता है, इन द केस द चेंज इन प्राइस, इसमें ज़्यादा चेंज होता है, इसमें कम चेंज होता है, ये उसका डायग्राम है। ओके, इसमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 50% फॉल इन प्राइस लीड टू, यानी 50% प्राइस गिरता है तो इसमें 100% बढ़ता है इसकी क्वांटिटी डिमांड। इसमें क्या रहता है, 50% प्राइस गिरता है तो उसका आधा बढ़ता है। ओके, अभी अगला, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ओके,
इट इम्प्लाइड दैट द डिमांड इज इन्फिनाइट रिस्पॉन्स टू एनी चेंज, यानी इसका डिमांड क्या इन्फिनाइट चेंज होता है, इसमें क्या रहता है कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता है। ओके, ये उसका क्या डायग्राम है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल 10% फॉल इन प्राइस में लीड टू इन्फिनाइट राइज, यानी 10% से प्राइस गिरा तो उसका इन्फिनाइट उसका चेंज होता है। ओके, और इसमें 20% से गिरा तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, ध्यान रखना। इसमें इन्फिनाइट, इसमें कोई भी चेंज नहीं, इसमें इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। ओके, स्टार्ट करते हैं सप्लाई एनालाइजिंग का डिस्टिंक्ट बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई का क्या फ़र्क रहता है। स्टॉक में स्टॉक रिफर टू एंटायर क्वांटिटी, यानी हमारी क्वांटिटी कितना है। ओके, और सप्लाई हमें कितना सप्लाई करना है, कितना भेजना है। डिपेंडेंस, स्टॉक डिपेंड रहता है प्रोडक्शन पे, सप्लाई डिपेंड रहता है स्टॉक और प्राइस पे। ओके, इसमें ऑर्डर ऑफ एक्सटेंशन में क्या है, स्टॉक हम सप्लाई से पहले, मतलब स्टॉक कम बिफोर सप्लाई और सप्लाई फॉलो, और अगले वाले में क्या है सप्लाई फ्लो, स्टॉक देयर कैन नॉट बी सप्लाई विदाउट स्टॉक, स्टॉक रहेगा तभी हम सप्लाई करेंगे ना, और स्टॉक ही नहीं रहेगा तो सप्लाई कहाँ से करेंगे। ओके, अभी अगला एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। ओके, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई क्या मतलब क्वांटिटी बढ़े और प्राइस भी बढ़े, अदर फैक्टर कांस्टेंट। इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई रिफर टू राइज इन द सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर सच एज फॉलो इन प्राइस ऑफ इनपुट। ओके, ये उसका डायग्राम है। अभी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या फ़र्क है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि फॉल इन क्वांटिटी, जब क्वांटिटी गिरेगा तो उसका प्राइस भी गिरेगा और अदर फैक्टर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। और डिक्रीज इन सप्लाई क्या बोलता है कि डिक्रीज इन सप्लाई रिफर टू अ फॉल इन द सप्लाई ऑफ गिवन क्वांटिटी, यानी उसका जो सप्लाई वो भी गिरेगा और उसका क्या अनफेवरेबल चेंज होगा। इंक्रीज में फेवरेबल, डिक्रीज में अनफेवरेबल, हाँ ध्यान रखना। इसका मूवमेंट कैसा रहेगा, इसका डाउनवर्ड, किसका कॉन्ट्रैक्शन का, डिक्रीज का लेफ्ट की तरफ होगा और इंक्रीज का राइट की तरफ, इंक्रीज का राइट की तरफ और डिक्रीज का लेफ्ट की तरफ। ओके, इसका डायग्राम है ये। अभी एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट में क्या फ़र्क है। ओके, एवरेज रेवेन्यू रिफर करता है टोटल रेवेन्यू पे जो पर यूनिट पे है। ओके, तो एवरेज कॉस्ट का क्या मतलब है, एवरेज कॉस्ट रिफर करता है टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्शन पे है डिपेंड। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज रेवेन्यू का टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी एंड एवरेज कॉस्ट का क्या है टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। ओके, हम आते हैं चैप्टर 6 पे, इंडेक्स नंबर। ओके, प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का क्या मतलब है। ओके, नहीं मैं वो रखती हूँ ना वो वाला 8 सोमवार जो 9 सोमवार आता है ओके, प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स में क्या मतलब है। ओके, प्राइस इंडेक्स है जो कैलकुलेट करता है दो मेथड। ओके, जो सिंपल एग्रीगेट मेथड एंड सिंपल एवरेज मेथड। क्वांटिटी इंडेक्स क्या है, क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करता है वेटेज एवरेज और प्राइस वेटेज एग्रीगेट मेथड। प्राइस इंडेक्स को हम क्या बुलाते हैं, अनवेटेज इंडेक्स नंबर, और क्वांटिटी इंडेक्स को हम क्या बुलाते हैं, वेटेज इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर टेक इनटू अकाउंट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ द बेस ईयर। प्राइस इंडेक्स हमारे बेस ईयर पे है, तो क्वांटिटी इंडेक्स किस पर रहेगा, इनटू कंडीशन द वेट ऑफ गुड्स असाइन्ड अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, हम कितने क्वांटिटी पे उसको लिए हैं उसके हिसाब से हैं। ओके, अगला लैपिस एंड पेसिस का क्या मतलब है, मतलब क्या डिफरेंस है। ओके, लैपिस क्या बोलता है, वो बेस ईयर पे लेता है, हाँ, और उसका ये फॉर्मूला है क्या, P01 सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। तो पेसिस क्या बोलता है, मैं करंट ईयर का हूँ, लैपिस तो बेस ईयर का है तो मैं करंट ईयर का हूँ, हाँ, और ये उसका फॉर्मूला है। ओके, चैप्टर 8 शुरुआत करते हैं। पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस में क्या क्या डिफरेंस बिटवीन। ओके, मीनिंग पब्लिक फाइनेंस कंसर्न करता है रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंडिचर, बोरोविंग इससे ऑफ द गवर्नमेंट के, ठीक है। तो प्राइवेट फाइनेंस किससे कंसर्न करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बोरोविंग यानी उधार से, और ऑफ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म से। एडजस्टमेंट, गवर्नमेंट एडजस्ट करता है अपने इनकम जिसका ऑन
टू द साइज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट सेगमेंट, मतलब कितना उसका, मतलब जैसे प्रोजेक्ट मिलता है ना, हमें कितना खर्च करना है उस पर, जो गवर्नमेंट का रहता है। ओके, इंडिविजुअल एडजस्ट देयर स्पेंडिंग एज पर द इनकम, जो अकेला बंदा है उसके हिसाब से जो भी उसको मनाना रहेगा वो मनाएगा ना भाई। ओके, ऑब्जेक्टिव, ये प्रमोट पब्लिक फाइनेंस प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को, तो प्राइवेट फाइनेंस प्रमोट करता है मैक्सिमाइज, जो उसको जितना प्रॉफिट है वो उसको। ओके, नेचर ऑफ बजट, द गवर्नमेंट प्रेफर टू डेफिशिएट बजट, और प्राइवेट फाइनेंस का क्या है, एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू मेंटेन अ सरप्लस बजट, डेफिशिएट बजट, सरप्लस बजट, डेफिशिएट बजट, सरप्लस बजट। ओके, अभी इंटरनल डेप्ट एंड एक्सटर्नल डेप्ट। ओके, इंटरनल डेप्ट एंड एक्सटर्नल डेप्ट क्या होता है? व्हेन अ गवर्नमेंट बोरो, यानी जब गवर्नमेंट उधार लेता है, किससे? सिटीजन, बैंक, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल, बिजनेस हाउस से। ओके, उसको हम बोलते हैं, जब वो कंट्री के अंदर से ले रहा है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरनल डेप्ट। और एक्सटर्नल डेप्ट क्या होता है? गवर्नमेंट जो बाहर से लेता है, जैसे फॉरेनर से, फॉरेन तो बाहर की गवर्नमेंट रहती है उनसे, बाहर की बैंक रहती है उनसे, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल डेप्ट। ओके, इंटरनल डेप्ट इज रेज फॉर इंटरनल रिक्वायरमेंट, जो इंटरनल डेप्ट है वो किसके लिए? जो हमारे अंदर की ज़रूरत रहती है ना, जैसे कि कुछ कर्ज वर्ज देना होगा उसके लिए। तो एक्सटर्नल डेप्ट किसके लिए लेते हैं? हमारा जो बैलेंस बाकी रहेगा उसके लिए। ओके, अभी डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट लीव ऑन इनकम एंड एक्टिविटी कंडक्ट। इनडायरेक्ट क्या रहता है? ये प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर रहता है। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्ट। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स का हम किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स का हम किसी के ऊपर दे सकते हैं ना। अभी जीएसटी देख लो, है ना, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। अभी फिर वेल्थ टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स में आता है। हाँ, इसके एग्जाम्पल है, इट पे डायरेक्टली बाय द पर्सन। डायरेक्ट टैक्स जो पर्सन है, जो पर्सन रहता है वो डायरेक्ट पेड करता है। इनडायरेक्ट टैक्स एक पर्सन के द्वारा या दूसरे पर्सन के द्वारा भी पे किया जाता है। ठीक है, अनलिमिटेड कंज्यूमर रहते हैं उसमें। ओके, अब हम आ गए हैं चैप्टर 9 पे। अगर आप इधर तक आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस होता है? ओके, पहले मनी मार्केट का देखते हैं। अ सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर लैंडिंग एंड बोरोविंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी आर डन, यानी जो हम शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं ना, जो मार्केट से लेते हैं, ठीक है, उसको मनी मार्केट बोलते हैं। कैपिटल मार्केट क्या रहता है? अ सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म, ये इशू करता है हमारे सिक्योरिटी ट्रेड को। ठीक है, इसका नेचर ऑफ मार्केट क्या रहता है? मनी मार्केट नॉर्मल रहता है, इनफॉर्मल रहता है, तो कैपिटल मार्केट क्या रहता है? फॉर्मल। ये इजी है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेशन, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। तो कैपिटल मार्केट के क्या है? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, रिटेन अर्निंग। ओके, रिस्क ऑफ फैक्टर किस में है? मनी मार्केट में कम है, कैपिटल मार्केट में ज़्यादा है। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI इज यूजुअली लो इन मनी मार्केट, तो फिर कैपिटल मार्केट में क्या रहता है? हाई रहता है। सिंपल। अभी डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट का, डिमांड डिपॉजिट का कोई भी मतलब क्या है? देयर इज़ नो फिक्स टाइम, मतलब उसमें कोई भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं रहता है इन केस ऑफ डिमांड डिपॉजिट। और टाइम डिपॉजिट में क्या रहता है? इसमें जो 1 से लेकर 5 साल तक हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। टाइम डिपॉजिट का क्या है? फिक्स और टर्म डिपॉजिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? 4 से लेकर 6% तक रहता है। इसमें क्या रहता है? 7 से लेकर 9% तक रहता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या रहता है? इन द ऑर्गेनाइज मार्केट द एम्प्लॉयमेंट टर्म आर फिक्स एंड रेगुलर, यानी जो उनके जो एम्प्लॉय रहते हैं ना, वो रेगुलर काम करते हैं उस मार्केट में। अनऑर्गेनाइज क्या रहते हैं? ये वर्कर तब हफ्ते का रहता है ना, जैसे वीक। ओके, द वर्कर इन द ऑर्गेनाइज मार्केट गेट also वर्क एंड सम बेसिक फैसिलिटी। ओके, अनऑर्गेनाइज का क्या है? इसका कोई इंश्योरेंस, मतलब कोई गारंटी नहीं रहता है। थर्ड पॉइंट, द ऑर्गेनाइज मार्केट इज द वन दैट कंबाइंड विद द रेगुलेंट
एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट एंड कंप्लेंट इट रूल्स एंड रेगुलेशन। इसमें अनऑर्गेनाइज मतलब इसमें रूल्स रहता है, इसमें रूल्स नहीं रहता है, सिंपल भाषा में। ओके मिलते हैं चैप्टर 10 में। इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड रिफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री। यानी जो भी हम व्यवहार करते हैं ना, जो हमारी जियोग्राफिकल लिमिट रहती है ना, हमारी जो भी बाउंड्री रहती है उसमें करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड हमारी कंट्री के बाहर, ठीक है। इसमें इंटरनल ट्रेड में कितने कंट्री इन्वॉल्व रहते हैं? ओनली 1 कंट्री इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो इंटरनेशनल में कितने रहते होंगे? 2। समझा? करेंसी क्या रहता है इसमें? पेमेंट आर मेड एंड रिसीव इन होम करेंसी ओनली, यानी हमारी होम करेंसी रहनी चाहिए। ओके। और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या रहता है? पेमेंट इज मेड एंड रिसीव इन म्यूचुअल एग्री फॉरेन करेंसी ओनली। बाहर की पैसा चाहिए इन लोग को बस, मतलब है। ओके। रिस्क क्या रहता है इसमें? इंटरनल ट्रेड में कम रिस्क रहता है और इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा रिस्क रहता है, बिकॉज फ्लक्चुएशन ऑफ करेंसी। ओके। गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्टेशन किस में रहता है? इंटरनल ट्रेड में ज़्यादा नहीं रहता है, इंटरनेशनल ट्रेड में रहता है। ओके। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड लास्ट है हमारा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इस स्टेटमेंट रहता है हमारा ट्रैक ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, यानी हम कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, कहाँ से कहाँ पैसा गया है। ओके। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? ये पहला हम जो मैं समझा रही थी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का आता है। ओके। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड ये भी स्टेटमेंट रहता है, हमें कंट्री एक्सपोर्ट कितने हमने एक्सपोर्ट किए हैं, कितने इम्पोर्ट किए हैं। अभी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बोथ गुड्स एंड सर्विस आर रिकॉर्डेड। ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू गुड्स ओनली। इसमें गुड्स और सर्विस से रिलेटेड रहता है, इसमें गुड्स खाली रिलेटेड रहता है। ओके। रिजल्ट कैसा रहता है? बोथ द रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड टैली होना चाहिए इसमें। और इसमें क्या अनफेयरेबल रहता है, फेयरेबल रहता है और बैलेंस रहता है। कंपार्टमेंट क्या रहता है? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इसका कंपार्टमेंट क्या रहता है? करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके। यहाँ तक आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।